ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को स्टार्ट करें। मान के चल सकते हैं कि हमारा आज पहला सेक्शन होगा ग्रामर का इसमें, और पार्ट ऑफ स्पीच हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। पार्ट ऑफ स्पीच अगर पूछा जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच एक्चुअली में ग्रामर का एक बेसिक फॉर्मेट, ग्रामर के फॉर्मेट में पार्ट ऑफ स्पीच कितने पार्ट में है? 8 पार्ट में। 8 पार्ट में पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला आता है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन और इंटरजेक्शन। तो जाहिर सी बात है कि हमने ये सारे फॉर्मेट को पढ़ लिया, हमें लगभग सभी पता चल चुका है और हम अप्रॉक्सीमेटली 50% ग्रामर के डेप्थ को भी समझ चुके हैं। और हम उसके 90% से ज़्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं इसमें, तो जाहिर सी बात है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो हम आज पहले क्लास को ओपन करेंगे जिसका नाम है आपका नाउन। और नाउन हमें सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, इसमें आसान भी लगता है इसमें, लेकिन पढ़ने का तरीका बड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले नाउन यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले सेंटेंस को पहले समझ लेते हैं कि सेंटेंस में नाउन आता कहाँ से है और किस तरीके से हम नाउन को यूज़ करें। तो मैं सबसे पहले एक सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ कि सेंटेंस होता क्या है। तो अगर आपको कहा जाए सेंटेंस होता क्या है, तो ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और ये फुल स्टॉप से एंड होता है। तो पहला रूल हो गया, सेंटेंस की शुरुआत होती है कैपिटल लेटर से और एंड होता है फुल स्टॉप से। इस बात का ध्यान रखना है। सेंटेंस के दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाएँ इसमें, तो स्टार्ट होने वाला जो कैपिटल लेटर है आपका, जिसको हम सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, सब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, और ये सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। दूसरा, फुल स्टॉप से पहले, देखिए बेसिक रूल को पहले समझ लेते हैं फिर जाएंगे। फुल स्टॉप से पहले जो भी वर्ड आता है उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, और ऑब्जेक्ट के साथ भी वही रूल है आपका, ये सब्जेक्ट हो सकता है या ऑब्जेक्ट हो सकता है। अब हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में ये सिर्फ नाउन और प्रोनाउन होने का ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि हम लोग सोच रहे हो ना कि अरे यार ठीक है हमें पता है इसमें, तो मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाहूँगा इसमें कि आप ट्राई करके बताइएगा, आप में से सभी लोग ट्राई करके बताइएगा। अगर मैं आपको कहूँ, जिस तरह से मैंने बताया आपको, अगर मैं कहूँ ही इज़ रनिंग, तो ही इज़ रनिंग अगर मैंने लिख दिया इसमें और मैंने कहा कि रनिंग जो है इस सेंटेंस में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आप इसको बताइए कि सेंटेंस में रनिंग एक ऑब्जेक्ट है कि एक वर्ब है। यही आपको टेस्ट करने के लिए पूछा, क्योंकि एक्चुअली में एग्ज़ाम अब ऐसा नहीं रह गया कि हमें बेसिक पता है। अब आपको कहाँ पर कैसे पूछा जाएगा इवन यू डोंट नो। सो आप में से कौन इसमें ट्राई करना चाहेगा? आपके पास ऑप्शन है ट्राई करने के लिए, हाथ खड़ा करना आपको, सो दैट आई कैन एनालाइज कि आपके पास ये ऑप्शंस है। रितेश खड़े, जल्दी से बताइए, आप बैठे बैठे बताइए, रनिंग को हम क्या माने, वर्ब माने कि ऑब्जेक्ट माने? जी, और कोई बताएं? मोनो पीछे से बताइए। हाँ, इधर और इधर कोई? तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा आपको समझ में आया? आप बच्चे बताएंगे, ट्राई करेंगे थोड़ा सा, क्या होगा? तो हमें सुनने में कैसा लगा इसमें कि सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर चल रहा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से एंड होता है। हमारे दिमाग में पहला इन्फॉर्मेशन तो ये कि यार सबको तो पता है इसमें। तो मैंने कहा पता है तो बताओ, 3 वर्ड के साथ ही टेस्ट कर लेते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा इसमें कि आप लोग सब गलत हैं। बताइए, इतना छोटा में कोई गलती होता है क्या? जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम अलग है, आप जो जानते हैं अलग है इसको, इसलिए पढ़ने के समय में इस बात को बहुत ध्यान से लेके चलेंगे। तो हम लोगों ने सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा। कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, फुल स्टॉप से ये एंड होता है इसमें। कैपिटल लेटर से या तो सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, सब्जेक्ट जो भी होगा या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और ऑब्जेक्ट भी आपका नाउन और प्रोनाउन होगा, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ। अब हमारे पास सेंटेंस आता है इसमें कि कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको समझाने के लिए कुछ वर्ड की ज़रूरत पड़ती है और कुछ वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको समझाने के लिए कुछ वर्ड की ज़रूरत पड़ती है और कुछ वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिसमें वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ इसमें कि कोई ऐसा चीज़ बोलता हूँ जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट क्या हुआ? मैं एक गेम का नाम बता रहा हूँ। खेलने के लिए तो बहुत कुछ कर सकता हूँ उसमें, लेकिन कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जो अपने आप में पूरे होते हैं। जैसे आई स्विम, तो आई स्विम मतलब क्या होगा? पानी में कि तेल में कि हवा में, कहाँ पर? तो ये बोलने का ज़रूरत नहीं है। तो कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट डिसाइडेड होता है। अगर मैं कहूँ कि आई फ्लाई, कहाँ पर? इसका ये हवा में ही होगा ना इसमें। तो कहने का मतलब जिस वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट डिसाइडेड होता है उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, और वहाँ पर जो है वो वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ कि नहीं? बोलना पड़ेगा ना, तभी तो समझ में आएगा, अदरवाइज़ दिमाग ख़त्म।
लेकिन हमें कुछ ऐसे वर्ड लेने हैं जिसमें कि वर्ब को समझाने के लिए, जैसे कि आई स्पीक क्या, झूठ की सच, आई स्पीक द ट्रुथ, आई स्पीक फॉल्स। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको हमें समझाने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऑब्जेक्ट सब जगह लगना ज़रूरी भी नहीं है। जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगता उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, वो अपने आप में ही श्री राम बना हुआ है ना, कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है जैसे वो। तो उसी तरीके से हमारे पास जब हम रनिंग यूज़ करते हैं तो ही इज़ रनिंग जो है यहाँ पर जो है ऑब्वियसली जो है इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये एक्चुअली में सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को हम जनरली कहते हैं एडजेक्टिव। सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट को हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। और क्योंकि आईएनजी वाला अगर कोई एडजेक्टिव होता है तो इसको हम पार्टिसिपल भी कहते हैं। और ये पार्टिसिपल क्योंकि इज़ आर एम के साथ लगा हुआ है ऐसा है, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का भी काम कर सकता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आया कि हम इसको वर्ब कहें, पार्टिसिपल कहें, या आईएनजी वाला जीरंड कहें। ये वाली बात हमें समझनी पड़ेगी। ये अपने आप में ये बात डिसाइड नहीं करेगा, ये डिसाइड करेगा इसके आने वाला हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए अगर लिखा होता आई एन्जॉय रनिंग, तो अब यहाँ पर देख रहे हैं हम रनिंग तो लिखा हुआ, रनिंग लिखा हुआ जो पहले ही रनिंग लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ इसमें कि ये एन्जॉय जो है, ये एन्जॉय जो है जाहिर सी बात है इसको एक एन्जॉय कैसे कर रहा है, क्योंकि क्या इसके साथ कोई वर्ब लगने की ज़रूरत का कंपल्शन था क्या? कोई कंपल्शन नहीं था, फिर भी एक वर्ड लगा है, तो जाहिर सी बात है कोई सेंटेंस का एंड जो होगा वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर ही हो सकता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। और जो आईएनजी वाला ऑब्जेक्ट होता है उसको हम कहते हैं जीरंड। अब यही वर्ड यहाँ पर एक जीरंड जैसा साउंड कर रहा है। मैं सबसे पहले आपको रियलिटी बता देता हूँ, फिर हम इजी वाले से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम नाउन को लेके चलते हैं ना, दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है, हाँ मेरे को पता है। देखिए यही वाला सेंटेंस में आई एन्जॉय रनिंग में रनिंग को मैंने जीरंड कहा और इसको मैंने कहा मेन वर्ब। तो अब आपके दिमाग में होगा कि यही रनिंग तो यहाँ पर भी था, मेन वर्ब क्यों कह दिया आपका। दूसरा एक और सेंटेंस लेते हैं, ज़रा ट्राई करेगा। आई सी रनिंग बॉय। अब देखिए एक रनिंग बॉय मैंने ले लिया, तो आपने देखा है कि रनिंग बॉय लगा हुआ। अब ये रनिंग बॉय का एक जीरंड था, एक मेन वर्ब था, अभी एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव जब भी यूज़ होता है आईएनजी वाला तो उसको हम पार्टिसिपल के साथ यूज़ करते हैं। पार्टिसिपल का मतलब होता है, दो तरह से पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूस टेंस बताता है और पास्ट पार्टिसिपल जो है ईडी फॉर्म बताता है। तो यहाँ पर आई सी रनिंग बॉय और आई सी किल्ड स्नेक, तो ईडी वाला भी तो आ सकता था इसमें। तो यहाँ पर रनिंग जो है आप देखेंगे इसमें सी के बाद रनिंग आ गया इसमें, और रनिंग जो है किसकी विशेषता बता रहा है, बॉय की विशेषता, तो ये एडजेक्टिव होगा। तो जब हम सब्जेक्ट की शुरुआत करें तो प्री डिसाइडेड होकर ना करें तो हमें वो कंसेप्ट जो है एग्ज़ाम के जैसा दिखेगा। तो क्लास में सबसे पहले मैं चाहूँ कि स्टूडेंट को कैसे सुनना चाहिए, आपको मानना चाहिए कि मेरे को कुछ भी नहीं आता है, तब आप समझने की अच्छी शुरुआत करेंगे। अगर आपने सोचा कि मेरे को पता है इसमें, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप डेप्थ में जा ही नहीं पाए। तो इस बात से मैं आपके टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूँ कि सबसे पहले हम लोग नाउन की शुरुआत कैसे करें। नाउ प्लीज़ लेट्स स्टार्ट टू राइट नाउन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन। लेट्स स्टार्ट विद नाउन एंड बेसिक इंट्रोडक्शन। तो पहले ये जो आपने वर्ड लिखा है नाउन विथ बेसिक इंट्रोडक्शन, तो अंडरलाइन कर लेंगे और फिर एक छोटा सा सब हेडिंग बनाएंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेंटेंस। इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेंटेंस लिखने की स्पीड थोड़ी सी अच्छी रखिएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेंटेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ ए सेंटेंस। एक सेंटेंस का इंट्रोडक्शन कैसे होता है, रेडी हैं आप लोग? अच्छा ठीक, लिखेंगे इसमें ए sentence starts with capital letter. A sentence starts with capital letter and ends with full stop. A sentence starts with capital letter and ends with full stop. एक छोटा सा सेंटेंस लिखेंगे, I read in the class. I read in the class.
अब आपने आई को स्मॉल बनाया कि कैपिटल बनाया? तो ये हम हमारे सबकॉन्शियस में ही बैठा हुआ, हम यहाँ पर आई को स्मॉल बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है ये कैपिटल ही होगा। लास्ट में फुल स्टॉप ज़रूर लगाइएगा और ब्रैकेट में लिखेंगे एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है। अब आप कहेंगे इसको पढ़ने से हमें क्या पता चला इसमें, ये तो ठीक बात है, लेकिन अब आपको सेंटेंस में राम रीड्स न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर ऐसा फुल स्टॉप आने के बाद ये राम गलत हो गया ना यहाँ पर, सही है कि नहीं? तो एक्चुअली क्या है, ये एग्ज़ाम में ऐसे छोटे से एरर्स भी हो सकते हैं, तो इसको आप लिख के सही कर लीजिए जल्दी से। शुरुआत हमारी थोड़ी बिगनिंग आसान होगी, फिर थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे। राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, राम रीड्स अ न्यूज़पेपर, राम एक अखबार पढ़ता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग इतना लिख के छोड़ देते हैं इसको। अब हम लिखेंगे इसमें डिवीज़न ऑफ सेंटेंस, डिवीज़न ऑफ सेंटेंस। छोटा सा इंट्रोडक्शन चलेगा, ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। डिवीज़न ऑफ सेंटेंस, डिवीज़न ऑफ सेंटेंस जब भी जाते हैं तो डिवीज़न में हमारे पास या तो सब्जेक्ट होता है और ये होता है प्रेडिकेट। तो डिवीज़न ऑफ सेंटेंस हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे सेंटेंस इज मेनली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, सेंटेंस इज मेनली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स। नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। 1 2 करके चलेंगे ताकि देखने में अच्छा लगे, बाद में याद हो जाएगा। सेंटेंस इज मेनली सेपरेटेड इन टू पार्ट्स, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। क्या हम लोग सही हैं यहाँ पर? हाँ कि ना? ठीक। तो मैं आपको बीच बीच में टेस्ट करने का क्वेश्चन देता रहूँगा इसमें, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे इसमें, इतना आसान नहीं होने वाला। तो लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट। ग्रामर यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है? इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे और लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, subject is the part of sentence which normally मतलब सामान्यतः, subject is the part of sentence which normally introduces doer का मतलब होता है काम करने वाला, normally introduces doer, DOER, doer। एग्जाम्पल लिखेंगे I read, दे प्ले, 2 ही लिखेंगे, ज़्यादा लिखेंगे तो फिर टाइम लग जाएगा। आई रीड दे प्ले, तो आई को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट, और दे को अंडरलाइन करेंगे, लिखेंगे सब्जेक्ट। अब यहाँ पर पढ़ने वाला और खेलने वाला कौन है? सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो सब्जेक्ट का काम एक्चुअली क्या होता है? सामान्य रूप से डूअर का होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा पैसिव सेंटेंस में ही बदल जाता है। तो पैसिव सेंटेंस एक्चुअली में एक्टिव है भी नहीं, इसलिए वो अलग से ही पढ़ा जाता है। जैसे कि सामान्य रूप से आदमियों के कितने हाथ होते हैं, उंगलियां कितनी होती हैं? उंगलियां 4 होती हैं, 1 अंगूठा होता है, सही बात है कि नहीं? लेकिन कुछ लोगों के 2 अंगूठे भी तो होते हैं ना, जैसे कि ऋतिक रोशन हो गया इसमें। तो कहने का मतलब है कि वो अलग एग्जाम्पल में पढ़ेंगे। जैसे कि एक्टिव वॉइस में जो सामान्य रूप से पढ़ा जाता है उसमें हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर डूअर के रूप में ही है, लेकिन कुछ सेंटेंस, कुछ क्या पैसिव के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। जैसे कि द वर्क इज़ डन, क्या मतलब हुआ इसका? काम कर दिया गया, काम कर दिया गया। तो क्या काम ने सब्जेक्ट ने खुद ही कर दिया क्या? नहीं किया ना इसमें। अगर मैं कहूँ आई वॉज इन्फॉर्म्ड, मतलब क्या है बताइए इसका? मुझे बताया गया। अब बताइए कि आई को आई नहीं बताया क्या? आई ने तो नहीं बताया ना। तो सेंटेंस के ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पैसिव वॉइस, जिसमें कि सब्जेक्ट डूअर नहीं होता। इसको अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन नोट में लिख लीजिए। कुछ लोग थोड़ा सा जिज्ञासु हो जाते हैं, एक नोट में लिख लीजिए। इन पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट बिकम्स द डूअर। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट डूअर बन जाता है। एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें आई वॉज इन्फॉर्म्ड, I was informed by him, I was informed by him।
अब सेंटेंस में देखिए आई क्या है, सब्जेक्ट है, हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन जानकारी किसने दी, हिम ने दी है। तो कहने का मतलब है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही आपका डूअर बन जाता है। तो ये सेंटेंस का अलग पार्ट, वहाँ पर अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट में लेके चल रहे हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखें, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और ए प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, दो ही चीज़ हो सकता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन और अ प्रोनाउन। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नोट लिखेंगे, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, नोट में लिखेंगे नाउन इज द नेमिंग वर्ड लाइक राम, इंडिया, etc. राम, इंडिया, etc. नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नोट नंबर 2 लिखेंगे इसमें, pronoun is used at the place of noun in the sentence. Pronoun is used at the place of noun in the sentence. तो थोड़ा ऐसा करके लिख लें तो ठीक रहेगा। जैसे हमने राम लिखा तो राम की जगह पर ही लिखना है, और इंडिया लिखा तो इंडिया जगह पर इट लिखना है, ठीक। और सीता लिखते तो क्या लिखना है, शी लिखना है। तो प्रोनाउन जो है नाउन की जगह पर जो यूज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। इस तरीके से यूज़ होता है। बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तब डेप्थ में जाने से समझ में आएगा, है ना, बीच में नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट में सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं। सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बारे में जान लिया। लेकिन अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि आप मुझे बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो सभी को लगभग पता है ना। क्या नहीं पता था क्या आपको? ठीक। क्या सेंटेंस लिखा मैंने? तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें सब्जेक्ट कौन? हाथ खड़ा करने से पहले पूरा कंसेप्ट समझ के बात करिएगा। राम हु इज़ अ डॉक्टर, तब यहाँ पर जो है हम लोग क्लियर वर्ड हो जाना चाहिए, राम हु इज़ अ डॉक्टर। अब मुझे बताइए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन? प्लीज़ डू नॉट लुक एट मी, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन। क्योंकि हम इतना आसान चीज़ पढ़ रहे हैं कि इसमें ना समझने की कौन सी बात। आप में से जो भी बताएगा वो हाथ खड़ा करेगा ताकि हमें समझ में आए कि उसके पास कुछ जानकारी है बताने की, है नहीं तो भीड़ में तो कुछ भी नहीं क्लियर होगा। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सब्जेक्ट। क्या पढ़ रहे हैं? और सब्जेक्ट क्या हो सकता है? तो मैंने कहा आपको कि भाई ऐसा एक सिंपल सेंटेंस देखिए और देख के बताइए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। बस इतना ही तो है ना, सब्जेक्ट ही तो ढूंढना था, और कौन सा चीज़ ढूंढना था आपका। तो अगर आप इसमें नहीं बता पा रहे तो सोचिए कि फिर सब्जेक्ट ढूंढना कितना मुश्किल है। जी रितेश, जो हाथ खड़े किए सभी से पूछेंगे हैं? अच्छा, हु सब्जेक्ट है यहाँ पर? हो गया, ठीक है, आप बताइए। सर पहले तो राम के बाद कॉमा होना चाहिए, उसके बाद हु सब्जेक्ट के बाद। अरे मैंने जो दे दिया आपको वो दे दिया आपको। आप क्या होना चाहिए उसके लिए गलती एरर्स नहीं पूछ रहे हैं आपसे। जी बेटा आप बताइए इसमें। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा ये पूरा सेंटेंस जो है सब्जेक्ट, और इसको कहते हैं हेड वर्ड, और इसको कहते हैं क्वालिफायर। तो बताइए इसमें कि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन अगर आता है इसमें तो आप उसमें गलतियां ढूंढने लगते हैं। इसमें यहाँ पर कॉमा तो तब आएगा इसमें जब इसमें हु नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉमा लगने के बाद ये कौन सा हो जाएगा? इसमें वोकेटिव केस हो जाएगा, नाउन का वोकेटिव केस हो जाएगा। अरे ग्रामर का भी तो नियम है ना, कुछ भी थोड़ा ना बोल सकते हैं यार। इसमें कॉमा लगने के बाद ये वोकेटिव केस हो जाएगा और उसके बाद वर्ब आ जाएगा, और हु एक वर्ब तो है नहीं, हु तो एक सब्जेक्ट है। बताइए सही है कि नहीं? तो हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेट जानकारी होना चाहिए। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? तो इस तरीके से देखा जाए तो सब्जेक्ट जो है अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो अब हम लिखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। फास्ट लिखेंगे इसमें, मैंने आपको पहले ही कहा था कहीं मिलेगा नहीं आपको, इसलिए क्लास को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कैन बी फर्दर सेपरेटेड इन 3 different divisions. Subject can be further separated in 3 different divisions.
पहला वर्ड है आपका हेड वर्ड, क्वालिफायर, और ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और तीसरा लिखेंगे क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है 3 अलग अलग कैटेगरी में जाना जाता है, सिर्फ नाउन करके नहीं होता है, सब्जेक्ट 3 कैटेगरी में। इसको आप लाइन चेंज करके लिखिएगा, हेड वर्ड, क्वालिफायर और क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट, लाइन चेंज करके लिखना। एक साथ लिखेंगे तो इसका इंटेंसिटी कम हो जाएगा। अब आपको एक स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से लिखेंगे इसमें। इसी सेंटेंस को पूरा लिखते हैं। राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना, राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना। थोड़ा सा फास्ट लिखिए, राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना। अब इसमें आप बताइए कि राम क्या है? हेड वर्ड है। राम हेड वर्ड, उस सेंटेंस का हेड है, और इसका क्वालिफिकेशन क्या है? कहाँ का डॉक्टर? तो क्वालिफाइंग ऑब्जेक्ट पटना हो जाएगा और क्वालिफायर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से 3 आपका सब्जेक्ट का डिवीज़न हो जाएगा। पहले अंडरलाइन करके ठीक से लिख लीजिए। अब आपको सेंटेंस समझाता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर कैसे बन जाएगा इसमें, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से लिखकर समझने का प्रयास करते हैं। एक और सेंटेंस लिखिए, थोड़ा सा स्पेस लेकर लिखिएगा। राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना, राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना is coming today, is coming today, is coming today. राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना इज़ कमिंग टुडे। फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप करिए। अब इस सेंटेंस में आप वर्ब ढूंढिए। इस सेंटेंस में वर्ब ढूंढिए। आपको यहाँ पर इज़ कमिंग वाला वर्ब है, जिसमें कि कमिंग मेन वर्ब है और इज़ इसका हेल्पिंग वर्ब है। और इससे पहले वाला जो था वो वर्ब नहीं था, वो क्या था? आपका सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन था। तो हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना के बाद जो आने वाला वर्ब है आपका इज़ है, इसी को वर्ब का एग्जिस्टेंस मिलेगा। इसकी जगह पर इज़ कमिंग की जगह पर कम्स टू पटना भी हो सकता था। तो कम्स अपने आप में ही वर्ब हो जाता है इसमें। तो जो भी है इसमें, तो वर्ब यहाँ से शुरू हुआ। तो आपको तो पता है ना कि जहाँ से वर्ब की शुरुआत हुई है, वर्ब से पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। तो जाहिर सी बात है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। और इस तरीके से सेंटेंस का ये एरर पार्ट जो है, मेजॉरिटी को समझ में नहीं आता है कि फिर ये सब्जेक्ट इतना लंबा कैसे हो गया। तो हमें ये पहला चीज़ तो पता होना चाहिए कि भाई सब्जेक्ट की पहचान तब तक नहीं होगी जब तक ये वर्ड क्लियर नहीं होगा। तो राम हु इज़ अ डॉक्टर, और ये हु वर्ड जो है, जिसको हम कहते हैं रिलेटिव वर्ड, ये हु जब भी यूज़ हो जाए, विच जब भी यूज़ हो जाए, होम यूज़ हो जाए, तो हमें इसको एक्सपेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है, किसी भी वर्ड को एक्सपेंड करने के लिए। तो जब भी किसी सेंटेंस में हु, हुम और विच और व्हाट का यूज़ हो जाए, अब मान के चलिए कि सब्जेक्ट बढ़ेगा, अभी वर्ब नहीं आएगा, अभी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इसका एक्सपेंशन चलेगा। और फिर बाद में जो वर्ब है, फिर पता करिएगा कि हेड वर्ड जो था सिंगुलर था कि प्लूरल था, उसके हिसाब से वर्ब बनेगा। और इस नियम से आपके 2 क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो आपका नाउन का चैप्टर का क्वेश्चन बनेगा, और दूसरा बनेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और वो क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। क्या सही है? तो राम हु इज़ अ डॉक्टर इन पटना आर कमिंग की इज़ कमिंग, क्योंकि इज़ है राम के लिए, और जाहिर सा बात है राम तो सबसे पहले था, तो ये हेड वर्ड के अकॉर्डिंग इसका वर्ब बन रहा है। ठीक है, तो नोट में इस बात को लिख लेंगे। वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज़ यूज्ड अकॉर्डिंग टू, verb of the sentence is used according to the head word. Verb of the sentence is used according to the head word of the sentence, head word of the subject. Verb of the sentence is used according to head word of the subject. अब head word आपको पता चल गया कौन सा है। तो हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लगभग समझ चुके हैं। नाउन प्रोनाउन होता है यहाँ पर। अब हम लिखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडिकेट। हमने यहाँ पर लिखा हुआ था प्रेडिकेट, यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडिकेट। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडिकेट लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेडिकेट।
अब इसमें थोड़ा सा पॉइंट लेके चलेंगे तो हमारा समझना आसान हो जाएगा। तो लिखेंगे, पॉइंट लेके चलेंगे। पॉइंट नंबर 1, इन ए सेंटेंस there are 8 part of a speech. In a sentence there are 8 part of a speech. सेंटेंस में 8 पार्ट ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। अब मैं चाहूँगा यहाँ पर ब्रैकेट में आप पूरा 8 को लिखें। ब्रैकेट में लिखेंगे नाउन, पता है तभी भी लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस तो अभी तक एक भी आपने नहीं बताया, इसलिए आपको नहीं पता है ऐसा मान के चलेंगे। नाउन, कॉमा प्रोनाउन, कॉमा वर्ब, कॉमा एडवर्ब, कॉमा एडजेक्टिव, कॉमा कंजक्शन, कॉमा प्रेपोजिशन और लास्टली कॉमा इंटरजेक्शन लिख लेंगे और ब्रैकेट ऑफ कर देंगे। पूरा हो गया कि नहीं? तो 8 हो गया इसमें। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट में आ जाएंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट जो भी नोट चल रहा है, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन कम अंडर सब्जेक्ट। नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के अंतर्गत आते हैं, तो नाउन और प्रोनाउन का प्रयोग जो है वो सब्जेक्ट के साथ ही होता है, सब्जेक्ट के लिए ही किया जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, यानी नाउन प्रोनाउन को छोड़कर, अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, अदर देन नाउन एंड प्रोनाउन, रेस्ट पार्ट ऑफ ए स्पीच आर प्रेडिकेट्स। नाउन प्रोनाउन को छोड़ के जितने भी बच गए आपके 8 में से 6 बच गए जो, उनको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो मैं 2 सेंटेंस बताऊंगा, आपको सेंटेंस में मुझे बताना है कि आपका सब्जेक्ट कौन है और प्रेडिकेट कौन है। क्लियर है आप लोग इसमें? तो मैं इसको लिख ही देता हूं ताकि आप परेशान ना हो। राम राइट्स हिज नोट्स। दूसरा, ही एक, अगर आप इसको छोटा मानना चाहते हैं तो हम 2 वर्ड से सेंटेंस बना लेते हैं, राम राइट्स और ही राइट्स, ऐसे लिखेंगे। तो राम को कहेंगे ये नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट है, और ये हो गया प्रेडिकेट जो कि वर्ब है, और ये एक प्रोनाउन है जो कि एक सब्जेक्ट है, और ये एक प्रेडिकेट। दो वर्ड से हमारा ये सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले जब हमने सब्जेक्ट को सेंटेंस में समझने का प्रयास किया है तो अब हमारे पास सब्जेक्ट वर्ड को क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं आ रही है। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें चैप्टर नाउन से, हेडिंग बना देंगे नाउन। अब यहाँ से हम जब नाउन स्टार्ट करेंगे तो इससे पहले का सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास क्लियर है। यहाँ से हम लोग ग्रामर का नाउन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है इसमें, और नाउन चैप्टर को पढ़ने के समय हम लोग चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे, एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। रेडी हैं आप लोग? लेट्स स्टार्ट। नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड in the sentence which is used to give name of देखेंगे इसमें आपके लिए मैंने थोड़ा सा बनाया है, which is used to give name of people, places, things, animals, ideas and concept और qualities। इसको लिखें और इनके साथ ही सारे एग्जाम्पल्स लिख लीजिए। एग्ज़ाम बदल रहा है इसलिए पुराना कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ही पुरानी किताब एग्जिस्ट करेगी, ना ही आपके पास पुराने कंसेप्ट। हो सकता है कि आप में से ये सेंटेंस का कोई भी एक पार्ट बनाकर पूछा जाए, इट इज़ अ काइंड ऑफ नाउन, ये नाउन का कौन सा पार्ट है आपका। तो आप प्लेस में जा रहे हैं, पर्सन में जा रहे हैं, किस में जा रहे हैं, वो भी पूछा जा सकता है। तो इसको पूरा लिख लीजिए, फिर बात करते हैं। तो पीपल में टीचर, डॉक्टर, सारा एक नाम है किसी का, राम लिख सकते हैं, आपको राम लिख लीजिए। राम, चाइल्ड, टीम, ये पीपल यानी कि लिविंग ह्यूमन बीइंग से ही बनेगा, ह्यूमन से बनेगा। प्लेसेस में सिटी, पार्क, इंडिया, रेस्टोरेंट, स्कूल,
ये प्लेस में स्थान से बना है। थिंग्स में बुक, कंप्यूटर, कार, टेबल, फ्लावर। एनिमल डॉग, कैट, एलिफेंट, बर्ड, फिश। आइडियाज़, फ्रीडम।